हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारतीय एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने एक क्विक रिवीजन के लिए एक सीरीज़ को शुरू किया है और जिसमें हम टॉप 20 एमसीक्यू पर डेली चर्चा करते हैं। और यहाँ पे टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से यहाँ पे प्रश्नों पे चर्चा की जा रही है। आज ये क्विज का पार्ट 3 है और पार्ट 2 पहले ही चैनल पे आ चुके हैं, तो जिन भी लोगों ने वो नहीं देखे हैं, एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। उसमें आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न दिखेंगे जिनको आप याद कर सकते हैं और उनसे अवश्य ही आपको आगामी एग्ज़ाम में लाभ मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही चैनल से जुड़ते रहिए और साथ ही अपने दोस्तों को, साथियों को, जो भी आपके संपर्क में हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए अवश्य ही लाभदायक होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है? तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं दोस्तों। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछ रहा है दोस्तों, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे कई बार ये एशियाटिक सोसाइटी आ जाता है, पूरा नाम नहीं आता ऑफ बंगाल, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो जनवरी 1784 में इसकी स्थापना होती है और विलियम जोन्स इसकी स्थापना करते हैं। अब आते हैं हम इसके आंसर पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा विकल्प बी, यानी कि वारेन हेस्टिंग। अगर हम वारेन हेस्टिंग की बात करते हैं तो इसका जो गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल रहा है 1774 से लेकर 1785 तक रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 2-3 फैक्ट हमने इस प्रश्न से यहाँ पे देखे, तो आप इनको नोट करते हुए या फिर याद करते हुए चलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके आंसर की, तो इसका आंसर जो भी लोग विकल्प सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो दीवानी और फौजदारी न्यायालय के जरिए भारत में न्याय प्रदान करने की जो व्यवस्था थी या नई व्यवस्था थी, उसकी नींव जो है वह अंग्रेज़ों ने ही रखी थी। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस व्यवस्था की जो शुरुआत की थी वो वारेन हेस्टिंग ने की थी, लेकिन जो कॉर्नवालिस है इसे और भी सुदृढ़ बना देता है और 1793 में एक कॉर्नवालिस संहिता लेकर आता है, जिसके द्वारा कर और जो न्याय प्रशासन है उन दोनों को ये पृथक कर देता है, यानी कि अलग अलग कर देता है। यानी कि कर वाले मामले अलग कर देगा और जो न्याय वाला प्रशासन है उसको अलग कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कॉर्नवालिस है उसको भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। आपको इससे और भी ध्यान रखना है कॉर्नवालिस से कि इसकी कब्र, पूछा जाता है कि जो भारत में किस गवर्नर जनरल की कब्र है, तो ये कॉर्नवालिस की है और ये कहाँ पे है? गाजीपुर। गाजीपुर है दोस्तों, यूपी में। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? ठीक है, इस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो विकल्प आपके सामने हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, बाजीराव प्रथम, रघुजी भोंसले। ठीक है, इस प्रश्न के आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो अंग्रेज हैं या ब्रिटिश हैं, इनकी एक संधि होती है मराठाओं के साथ में 1802 में। ठीक है, और ये संधि होती है पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ में। तो इस पर का इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और इस संधि के तहत जो है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार कर लेता है कौन? बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हो गया कि बसीन की संधि कब हुई थी? तो 1802 में हुई थी बसीन की संधि। किन के मध्य में हुई थी? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में बसीन की संधि होती है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट हैं, सारे याद रखने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से रिवीजन कर पा रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, किसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? ये भी प्रश्न ऐसा है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हमेशा ही लगभग हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा चर्चा क्या करनी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पहली बार शुरुआत की जाती है वो लॉर्ड मेयो के द्वारा की जाती है। अगर हम लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल भारत में कब तक है? 1869 से लेकर 1872 तक, 1872 तक। ठीक है, और 1872 में ये पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाता है। मेयो से एक प्रश्न और बनता है कि इसकी अपने ही कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान गया था, यह भ्रमण के लिए गया था और वहाँ पे एक कैदी इसकी हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न ऐसे बनता है, तो इसको भी आप नोट करते हुए चलिएगा। एक प्रश्न जनसंख्या से फिर बनता है कि नियमित जनसंख्या की जनगणना
जो करवाई थी वो किसने करवाई थी पहली बार, तो वो है लॉर्ड रिपन 1881 में। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने रहा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहे हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। विकल्प आपके सामने है कर्जन, रिपन, डलहौजी या फिर लिटन। तो जो भी लोग इसका आंसर कर रहे हैं दोस्तों लॉर्ड रिपन, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। एक्चुअली होता गया कि जो लॉर्ड रिपन है, इसके कार्यकाल में एक स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पेश किया जाता है 1882 में। ठीक है, जिससे भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन स्मारक एक्ट, प्राचीन स्मारक एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे आपने कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, और सही किया होगा। तो जो भी लोग यहाँ पे विकल्प सी के साथ जा रहे हैं, यानी कि लॉर्ड कर्जन के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है 1904 में पारित किया गया था और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, उन्होंने क्या करा था कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनकी सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया और इसके लिए उसने 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन भी किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद करते हुए चलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, और भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। विकल्प आपके सामने है, बीजी तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे हो जाएगा जी के गोखले मैंने लिखा है, दादा भाई नौरोजी या फिर एनी बेसेंट। तो जो भी लोग इसमें विकल्प ए के साथ में जा रहे हैं उनको वापस आना पड़ेगा और विकल्प बी के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि ये जो कथन है दोस्तों ये है गोपाल कृष्ण गोखले का। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की, तो किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी। आपका फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कर्जन द्वारा, मिंटो द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा या फिर डी वेलेजली के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आ रहा होगा और आप इसको कर पा रहे होंगे, तो ध्यान से इसको करिए। और जो भी लोग यहाँ पे विकल्प सी के साथ जा रहे हैं उनका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फूट डालो और राज करो की नीति जो अपनाई थी दोस्तों, ये दोनों ने अपनाई थी, कर्जन ने और मिंटो ने। अगर हम बात करते हैं कर्जन की, तो कर्जन की जो भी नीति थी वो मुस्लिम समर्थक थी और हिंदू विरोधी नीति थी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं मिंटो की, तो मिंटो ने तो पृथक, जो मुस्लिम है मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल लेके आई गया था, तो इसलिए ही इन दोनों को फूट करो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप याद जरूर करिएगा, आगामी जो एग्ज़ाम होंगे आपके और उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। कथन है दोस्तों ये, किसका कथन है, पूछ रहा है यहाँ पे कि किसका कथन ये है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में। विकल्प आपके सामने हैं, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो जो भी लोग यहाँ पे विकल्प सी के साथ जा रहे हैं दोस्तों वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। ये जो कथन है, इतना भारी भरकम जो कथन है, ये लॉर्ड कर्जन का है। ठीक है, और ये इसने लिखा था किसको, 1903 में ये कथन लिखा था इसने मद्रास के गवर्नर को। आपको ध्यान रखना है, ये कथन लिखा है उसने मद्रास के गवर्नर को, और कर्जन ही वो था जिसने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल था उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था। ठीक है, तो आप याद करिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है इस प्रकार, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय
था। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है और फिर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसीलिए हमने इस सीरीज़ को शुरू किया है, ठीक है। विकल्प आपके सामने है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। ये एकमात्र यहूदी जो है वायसराय था। अगर इसके कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो इसका कार्यकाल रहा है कब तक, 1921 से लेकर 1926 तक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इसके कार्यकाल में 2 घटनाएं होती हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एक तो चौरा चौरी कांड होता है पहला, और दूसरा स्वराज्य पार्टी का गठन भी इसी के ही समय होता है। लॉर्ड रीडिंग 1921 1926, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। आप भी रीडिंग कर लो कि कौन है वायसराय, कौन है, लॉर्ड रीडिंग है, यहूदी, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वाकई मज़ा आ रहा होगा, सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जब एंड होगा वीडियो का तो उस टाइम पे शेयर ज़रूर करिएगा। एक बार आप ज़रूर शेयर इसको करिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या पता आपको समझ में आए, किसी और को समझ में आए, उसका भला हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसको आप ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे गलती मत करिएगा, ठीक है। विकल्प आपके सामने हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं विकल्प ए की पिट्स इंडिया एक्ट, तो वारेन हेस्टिंग के समय में आया था, बिल्कुल है, 1773 की ये बात है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो डलहौजी का ही है। इल्बर्ट बिल, ये रिपन का ही है, बिल्कुल है, 1883 में आता है इल्बर्ट बिल, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है दोस्तों ये 1878 का है, और 1878 में कौन रहता है, लॉर्ड लिटन का ये रहता है, तो इसलिए ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट है 1878 का है, और 1878 में कौन रहता है, लॉर्ड लिटन, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 12वां, कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देखो। पूछ रहा है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। देख लो कितना अच्छा है, सारे यहाँ पे विद्वान लोग हैं। अब बताइए, आप एक विद्वान को छांटिए कि कौन ये बोल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे सटीक आंसर को चूज किया होगा। तो जो भी लोग यहाँ पे विकल्प बी के साथ जा रहे हैं उनका यहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जिसका आंसर है ये है सी, कार्ल मार्क्स का ये कथन था कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है ये दोस्तों घिनौनी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, कार्ल मार्क्स ने ये कहा था, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद होगा, और नहीं होगा तो इसको याद करिए, ये आपको आगामी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प कौन सा, विकल्प ए, सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। एक्चुअली जो ये सर आर्थर कॉटन है ये एक ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे, और इन्होंने दक्षिण भारत में सिंचाई के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे, तो इसीलिए इनको सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है दक्षिण भारत में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये अगर आप पीसीएस, यूपीएससी, लोअर पीसीएस इस तरह के पेपर देख रहे हैं तो आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको भारत के किसी न किसी राज्य के इस लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछे गए हैं। तो आपको इनको हल्के में नहीं लेना है। अगर आप इनसे पार पा गए तो आप अवश्य ही बहुत जल्दी से अपने जो भी लक्ष्य है आपका वहाँ पे पहुँचने में आपको आसानी रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आप इसका आंसर करिए दोस्तों, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा विकल्प बी। ये यहाँ पे तत्कालिक कारण माना जाता है पर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि किसका, जो 1857 की क्रांति है उसका, ठीक है। अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप, ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
वहाँ पे क्या होता है आपको पता ही कि जो चर्बी वाला कारतूस आ जाता है, उससे पहले अगर हम बात करेंगे जो डलहौजी की हड़प नीति है, ये भी बेस बनाता है। सैनिक असंतोष तो था ही और भारत का आर्थिक शोषण भी था ही, लेकिन जो शुरुआत करवा देता है उस आंदोलन को या उस संग्राम को, वो रहता है वहाँ पे तत्कालिक कारण, और वो रहता है क्या, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होने लगता है भारतीयों को, तो इसलिए वो संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है, बाकी ये सब तो कारण थी, लेकिन तात्कालिक कारण माना जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का 15वां प्रश्न आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बचपन से इनको पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम ध्यान रखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ये जो यहाँ पे हो गया टाइपिंग मिस्टेक है, ये स्थल पूछ रहे हैं यहाँ पे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? विकल्प आपके सामने है दोस्तों, मंडला, मांडू, जबलपुर या फिर ग्वालियर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो लक्ष्मीबाई हैं इनका नवंबर 1835 में जन्म होता है। कहाँ पे? वाराणसी में, घोलघर वाराणसी में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु आपको पता ही है कि इसमें 1857 की क्रांति में लड़ते हुए इनकी मृत्यु होती है 1858 में, जून 1858 आपको ध्यान रखना है। और इनकी मृत्यु होती है दोस्तों ग्वालियर में, और इसीलिए या इनकी जो समाधि है ये ग्वालियर में ही इनकी समाधि है। तो आपसे पूछा जाएगा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है, तो इनकी समाधि स्थल है ग्वालियर में। और इनका बचपन का नाम आपको ध्यान होगा मणिकर्णिका। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें याद हो रहेंगी दोस्तों, और आपका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा, अपना समर्थन, अपना लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर करके ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ये पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, बंगाल से, बिहार से, अवध से या फिर राजस्थान से। तो ज़्यादा इसमें नहीं बोलेंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अवध से सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। ऐसा माना जाता है कि अवध में कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसका कि कोई व्यक्ति सेना में ना हो या जिसने सिपाही ना बना हो, जिसने उस संघर्ष में भाग ना लिया हो। लगभग 75,000 वह आंकड़ा माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति में जो सर्वाधिक सिपाहियों ने भाग लिया था वो लिया था कहाँ से? अवध से। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अटेम्प्ट करिए दोस्तों। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? ठीक है, किसानों से, मजदूरों से, व्यापारियों से या फिर जमींदारों से? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। देखो, जो पढ़ने वाला व्यक्ति है या छात्र है तो वो यहाँ पे दो जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा, मजदूरों से और व्यापारियों से। कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कहाँ पे? किसानों में या फिर जमींदारों से, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो जो दोस्तों जो ये स्थायी बंदोबस्त है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कॉर्नवालिस ने इसको लाया था। ये जो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली है ये लागू की थी कॉर्नवालिस ने 1793 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अन्य नाम आपको ध्यान रखने हैं, इसी को कहा जाता था इस्तमारारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी, इसी के ये सारे के सारे नाम हैं। ठीक है, इसके अंदर होता क्या था कि इन्होंने क्या करा, इसके अंतर्गत जो जमींदार थे उनका एक अलग वर्ग बनाया या उस अलग वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया। क्या बोला मैंने? इस व्यवस्था के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने क्या करा कि जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित किया, और जिन्हें क्या करना था, भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को दे देना था और 1/11 भाग ही अपने पास रखना था। ठीक है, तो ये इससे इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे कि ब्रिटिश भारत का कुल क्षेत्रफल इसके अंतर्गत कितना आता था, तो 19% जो हिस्सा था उसमें यह व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ही आता था। अगर हम बात करते हैं कि प्रमुख क्षेत्र कौन से थे इसके अंतर्गत, तो बंगाल था, बिहार, उड़ीसा तथा जैसे यूपी का आपका वाराणसी हो गया तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हो गई। इस प्रकार क्या हो गया, जमींदारों से संबंधित था। स्थायी बंदोबस्त किसका है, तो कॉर्नवालिस का है। कब का है? 1793 का है। ब्रिटिश भारत का कितना जो भूभाग है वो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत था, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों 19%। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने इससे डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ आपको याद हुई होंगी। नहीं हुई होंगी तो एक बार आप इसको जरूर जाके देखिएगा या फिर इसी को दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, 1857 के समय, जो 1857 का संघर्ष था उसके समय लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था?
विकल्प आपके सामने हैं, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर और ढाका। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन में ये है कि जो 1857 की क्रांति है उसके समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो वो है दोस्तों कौन, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन है कि इसने मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो इसका आंसर दोस्तों जो भी लोग विकल्प बी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों इलाहाबाद। तो याद रखना है क्या, 1857 के संघर्ष के समय लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था, इलाहाबाद में बनाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हुआ होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख जो विस्तार हुआ है वो किसके समय हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। डफरिन के समय, डलहौजी के समय, लिटन के समय या फिर कर्जन के समय। थोड़ा सा इसको पढ़ने में आप टाइम दीजिएगा दोस्तों, फटाफट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप जितनी जल्दी इस चैनल पे लोगों को जोड़ेंगे उतनी जल्दी फिर हम लाइव क्विज करना शुरू करेंगे, और साथ ही सब्जेक्ट को भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी हम हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, फिर भूगोल को लाएंगे, हिंदी को लाएंगे, इस प्रकार चीज़ों को बढ़ाएंगे। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी लोगों को इसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको खुद भी आपके अंतर्मन से ये आवाज़ आनी चाहिए कि वाकई ये प्रयास अच्छा प्रयास है और आपको इसके लिए लाभ मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का जो अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ है ये हुआ है दोस्तों डफरिन के समय। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि 1885 में आंग्ल बर्मा तृतीय युद्ध होता है, जिसके तहत जनवरी 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया जाता है। ठीक है, 1885 में आंग्ल बर्मा तृतीय युद्ध होता है, जिसके तहत जनवरी 1886 में बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार भी माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट जरूर करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। ये उत्तराखंड के पीसीएस या लोअर पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर वेलेजली। ठीक है, तो इसका आप फटाफट से आंसर करिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर जो लोग विकल्प ए के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। तो लॉर्ड कर्जन का नाम था क्या, जेम्स एंड्रूज रैमजे। ठीक है, तो आज की जो 20 प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किए, यहाँ पे इसका आंसर गलत बोल दिया है मैंने दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो यहाँ पे माफ़ करिएगा इस क्वेश्चन के लिए, ये मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया है, तो आपको इसको सीरियसली नहीं लेना है। इसको याद रखना आप कि जो जेम्स एंड्रूज रैमजे है भारत के किस गवर्नर जनरल का नाम था, तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। इसमें 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जेम्स एंड्रूज रैमजे किसका नाम था, लॉर्ड डलहौजी का था। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करेंगे, और आप यहाँ तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही लोगों को जोड़ते रहो दोस्तों, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको वाकई लगता है कि अच्छा प्रयास है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को शेयर भी करिएगा। हम रोज़ डेली आपके बीच में 20 प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। जितने जल्दी लोग जुड़ते रहेंगे उतनी जल्दी सब्जेक्ट को भी यहाँ पे हम बढ़ाते चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।